वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है दोस्तों। आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल क्लास। जिनके इरादे हो मंजिल पाने का, वे बहाने नहीं, वे रास्ते ढूंढते हैं, वे कंसेप्ट ढूंढते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर अगर पिछले साल का पेपर उठा के आप देखेंगे, यहाँ से आपको 3 या 4 सवाल मिले थे। ठीक है, उसका कंसेप्ट आपको ध्यान समझना पड़ेगा। ठीक है, करा यदि एक धनात्मक पूर्णांक को यम को 3 से विभाजित किया जाए तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितने संभव आपको रिमाइंडर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं संख्या हमारे पास ए है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, बी से क्या है, डिवाइड किया गया। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड किया गया और ए क्या है, डिवाइड कब किया जाएगा दोस्तों, इसको नोट डाउन करिए। जब ए की वैल्यू बड़ी हो और बी की छोटी हो। और दोस्तों ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ए बी दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए। इसको भी आपको नोट डाउन करिए, पेपर में आ सकता है। यहाँ पर पूछ सकता है कि यहाँ पर जब ए से क्या बी डिवाइड किया गया तो दोस्तों वो कैसा होगा, ए बी क्या होगा, ये कंडीशन को पहले होल्ड करेगा। और ए बी दोनों क्या होगा, पॉजिटिव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यह नियम क्या कहलाता है, यह यूक्लिड विभाजन कहलाता है। यूक्लिड विभाजन यह कहता है कि हमने संख्या जब ए लिया, किससे डिवाइड किया, संख्या जब बी को हमने क्या किया, बी से डिवाइड किया गया, तो हम मान लेते कि ये क्यू टाइम्स गया। यहाँ पर इसका रिमाइंडर क्या आ गया, आपको मिला, सिंपल क्या मिला, आर मिला। अगर हम पूछा जाए वो संख्या क्या होगी, तो ये बराबर संख्या कैसे निकालते थे हम लोग, क्या जो भागफल आता था, जो कोशियंट आता था, जो हमारे पास डिवाइजर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर Q, यहाँ पर B और रिमाइंडर को जोड़ते थे। वो संख्या क्या होगी, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर पेपर में पूछा था, पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, ये आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो इसको भी नोट डाउन करिए। अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आर की वैल्यू दोस्तों, इसको नोट डाउन करिए, आर की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, आर की वैल्यू हमेशा बी से क्या होगी, छोटी होगी। और दोस्त या तो क्या जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर अब चलते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का आपका जवाब इसी में आपको छिपा हुआ है। जो देखिए यहाँ पर संख्या, अब हमारे पास क्या है, बी के स्थान पे जो संख्या हमने संख्या आपको दिया था, यहाँ पर क्या पूर्णांक यम था, तो दोस्तों यहाँ पर ए के स्थान पे यम हुआ, किससे डिवाइड किया गया, यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया। या ऐसा कर सकते हैं, बी का मान कितना मिलेगा, यहाँ से कंपेयर किया जाए, देखिए बी का मान आपको मिलेगा 3। तो दोस्तों जो रिलेशन क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर इनक्वलिटी आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बी के स्थान पे 3 सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या हमने ए अपान बी लिया था, तो यहाँ पर यम अपान 3 है। ठीक है, अब आर का मान देखिए क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर पुट करिए आर का मान, देखिए और आर का मान क्या होगा, यहाँ पर आर का मान हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 0 ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 0 0 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर रखेंगे 0, जानते हैं, लेकिन 0 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर हो सकता है। और यहाँ पर क्या आएगा, 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है, वो 0 से बड़ा आएगा और 3 से छोटा आएगा। 2 भी ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते। देखिए 3 तो जानते हैं 0 क्या है, यहाँ रखेंगे 3 बड़ा होगा, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, और यह नियम क्या कहलाता है, इसको नोट डाउन करिए। ये जो अभी हमने आपको ये बताया, इसे क्या कहते हैं, इसको भी नोट डाउन करिए। इसे कहा जाता है, क्या कहता है, यूक्लिड। नोट डाउन करिए, इसे कहा जाता है यूक्लिड, यहाँ पर विभाजन, यूक्लिड विभाजन। दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन करिए, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन अगर क्या यूज किया, कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है मोशन निकालने के लिए। पेपर में आ सकता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दो से अधिक नंबरों का, नोट डाउन करिए, जब दो से अधिक नंबरों का मौसा निकालने के लिए, मौसा मतलब क्या, ये सीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट क्या है कॉमन डिवाइजर के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का नियम आपको यूज करना पड़ता है। इसको भी आपको समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सवाल तो ऐसे पूछा गया था, एक सवाल फिर यहीं से आया था, वो भी समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो आर की वैल्यू, अगर रिमाइंडर अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 आ जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमने आर की वैल्यू क्या मान लेते हैं, तो 0 आ जाता। अगर यहाँ पर हमने मान लीजिए डिवाइड किया हुआ था, तो दोस्तों इसका मस क्या होता, तो ए बी का जो मस होता, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मस कितना होता, अगर ए बी का, तो क्या मस आपको क्या होगा, ये
म से दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ पर रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए तो दोस्तों म से क्या होगा, यहाँ पर बी ही म से होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बी है अगर क्या होगा, म से होगा। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए रिमाइंडर आपको 0 के बराबर नहीं मिला, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या करेंगे, देखिए फिर हम भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी बी, और यहाँ लिखेंगे बी, और दोस्तों क्या होगा, अब म से किसका निकालना पड़ेगा, म से मुझे निकालना था म से इसका, ठीक, ए बी का म से। अब मुझे रिमाइंडर नहीं मिला है तो क्या करेंगे, बी और जो मिलेगा, जो आर मिलेगा, ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, इसका मस्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये पेपर में आया था, यहाँ पर अगर पेपर उठा के देखेंगे, ये आपको रिलेशन दिया था, पूछा था दोस्तों अगर क्या है, ए बी का मस्ट किसके बराबर होगा, तो दोस्तों ए बी का मकसद क्या होगा, बी आर के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो एक बार दो बार देखिएगा, निश्चित रूप से इसका देखिए। पहले आपने मैं क्या बताया, इसका यूज क्या है, कहाँ किया जाता है, इसका यूज दो या दो से अधिक नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, यूक्लिड विभाजन का। इसकी जो रेंज होती है 0 आर के बीच होती है। और दोस्तों अगर मान लीजिए ये जब बी से डिवाइड किया गया तो उसका मकसद क्या होगा, अगर रिमाइंडर आपको मिल गया 0, तो दोस्तों ए क्या होगा, इसका बी क्या होगा, मस्ट होगा। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए रिमाइंडर आपको 0 मिल ही नहीं रहा है, और तब तक आप करते रहेंगे जब तक मुझे रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। अभी मैं एक सवाल लेता हूं, तो वहां पर पेपर में जैसे एक सवाल देखिए डिस्कस करते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए पिछले साल सवाल क्या पूछा था, पिछले साल का सवाल देखिए, ये थोड़ा मैंने उससे थोड़ा अलग लिया है। देखिए अलग क्यों लिया है, क्योंकि ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। आपका पेपर उठा के देखेंगे, पूछा था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो क्या है 245 और 1037 को विभाजित करने पर शेषफल यहाँ पर शून्य आए। ठीक है, शून्य आए, या वो कहिए कि यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 137 को विभाजित कर दे। ठीक है, ये सवाल आया था। ठीक है, या ऐसा सवाल पूछ सकता है, प्रत्येक में दोस्तों क्या है, अगर क्या 5 शेषफल बचाना है, अगर शेषफल नहीं बचाना है तो क्या करेंगे, वो संख्या क्या होगी, तो आपको लिखेंगे 200 क्या 45 में से अगर 5 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 200 क्या मिलेगा 40। ठीक है, और 1000 क्या है यहाँ पर 1037 में क्या कर दीजिए, यहाँ पर 5 घटाइए दोस्तों, क्या आएगा 1000 क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 32। ठीक है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगी, इन दोनों का मॉइश्चर ही होगा। और मॉइश्चर निकालने का तरीका क्या है, आप यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन से। किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन का यूज करके हम मॉइश्चर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मॉइश्चर निकालने का तरीका ये भी है, या बाई ऑप्शन से जा सकते हैं। क्या कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 240 से 240 क्या 22 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यहाँ पर जो क्या कर 240 को भी काट दे, 1032 को भी काट दे, तो 22 240 को नहीं कट रहा है, और यहाँ पर 240 जान 23 भी नहीं कटेगा, और 24 देखिए 24 240 को काट देगा, और दोस्तों यहाँ पर ये 24 क्या है 1000 क्या है 32 को भी काट देगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर 24 होगी। या दोस्तों देखिए 25 अगर करेंगे, 25 240 को नहीं काटता है, वह दोस्तों यहाँ पर 1032 को भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि जानते हैं ये 5 के डिविजिबिलिटी का नियम जानते हैं, इकाई अंक 0 होना चाहिए या 5, लेकिन इकाई अंक आपको 2 मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं सही। ठीक है, या दोस्तों आपको ऑप्शन से न करें तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है वह अप्लाई करेंगे। ठीक है, वह कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है आपको बताया गया है। हमने कहा कि देखिए जो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखिए, देखिए बड़ी संख्या लिख लिए, यहाँ पर क्या गया 1000 क्या 32 से किससे डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पर 200 क्या यहाँ पर 40 को इससे डिवाइड करिए, 240 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर इसे कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 टाइम जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 900 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 60 मिल जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 72 मिल जाएगा। ठीक है, 72 रिमाइंडर मुझे क्या था तब तक करना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए। ठीक, 72 मिल गया। अब 72 में क्या करेंगे, जो यहाँ 240 है 240 को क्या करिए, यहाँ पर 240 में इसको क्या डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। ठीक है, 72 3 क्या होगा 216 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर 24 में फिर रिमाइंडर क्या 72 है, 72 में कितनी बार भाग जाएगा,
24 यहाँ पर है, तो यहाँ 72 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर शेषफल क्या मिला, यहाँ पर क्या शेषफल आपको रिमाइंडर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको शेषफल क्या मिला, यहाँ पर जहां पर आपको शेषफल 0 मिले, ठीक है, तो किससे डिवाइड करने पर 72। जैसे हमने आपको बताया था, जो पहला सवाल लिया था, हमने कहा कि अगर मान लीजिए रिमाइंडर स्टार्ट में ही 0 मिल जाए, वो क्या होगी, वो उसका मस होगा। अगर दोस्तों अगर मस स्टार्ट नहीं मिला, आपको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए। तो इसका मस कितना मिलेगा, यहाँ पर वो संख्या कौन बड़ी बड़ी संख्या कौन होगी, 24 होगी, जो यहाँ पर उसका जो शेषफल 5 देगा। और यहाँ प्रत्येक में, यहाँ प्रत्येक की बात कर रहा था दोस्तों, यहाँ पर रिमाइंडर अलग अलग की बात कर सकता था। फिर सेम कंसेप्ट यही है, अगर मान लीजिए 245 में अगर यहाँ पर अगर कहता कि से क्या होगा, रिमाइंडर 1 आता तो यहाँ 1 घटाते, 1037 में अगर रिमाइंडर 5 आता तो 5 यहाँ पर इसे घटाया गया था। अलग अलग यहाँ प्रत्येक की बात कर रहा था, इसलिए हमने प्रत्येक यहाँ पर 5 सेपरेट किया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमने बताया कि यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। हमने आपको बताया यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का जो यूज किया जाता है, क्या निकालने के लिए, जीडीसी निकालने के लिए, 2 नंबरों के लिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए यूज किया था। इसको डायरेक्टली आपको याद रखिए। और दोस्तों हमेशा क्या, ये हमेशा क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बी से बड़ा होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये करें, ये पिछले साल पेपर में आया था, ये याद रखेंगे, ये हो सकता है इस बार रिपीट आए। और यहाँ पर हमने कहा कि इसका ए बी सी का अगर मर्ज क्या होगा, इसका अगर मर्ज निकालना होगा तो किसके बराबर होगा दोस्तों, ये क्या होगा, बी आर के मर्ज के क्या होगा, यहाँ इसका मर्ज निकालना है, इसका मतलब क्या, इसका मर्ज के बराबर हो, ठीक है, इसका मर्ज के बराबर होगा, इसको याद रखना होगा। ये भी पेपर में आया था, तो आपको यहाँ ए और बी क्या होना चाहिए, ये बिलोंग टू क्या होना चाहिए, या पॉजिटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्या इंटीजर होते हैं, इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए क्या निकालना है आपको। देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए लस दिया गया है, 2 नंबरों का लस दिया गया है, यहाँ पर करम मर्स क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं इसको डायरेक्टली, इसका पूछ रहा है मर्स, हम 2 नंबरों को डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किसका विभाजन, यूक्लिड विभाजन का नियम। तो बड़ी संख्या इन दोनों में कौन सी है, देखिए 156 है, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर याद करिए 26 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। आप या देखिए बाई ऑप्शन से जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 26 को भी काट दे, 100 क्या है 56 को काट दो। जानते हैं 156 बड़ी संख्या है, लेकिन 26 को काट नहीं पाएगी, यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। और देखिए 26 से काट देगी, यहाँ पर 156 को भी काट देगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन दोस्तों 13 जो 26 को भी काट देगी, 156 को काट देगी, लेकिन बड़ी संख्या थी, बड़ी से बड़ी संख्या थी, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, छोटी संख्या तो होगी नहीं, तो जब बड़ी संख्या मिल गई तो वही उसका मर्स होगा। नहीं तो हम जानते हैं कौन सा नियम, यूक्लिड विभाजन का नियम। हम जानते हैं क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा इसको, इसमें डिवाइड कर लीजिए, देखिए 6 बार जाएगा, देखिए 36 होगा, 36 का 6 दूनी 12 3 15 होगा। और दोस्तों हमने यहाँ पर क्या 12 3 15 होगा, तो शेषफल क्या आया, शेषफल आपको मिला क्या, पर आपको रिमाइंडर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इनइक्वालिटी से थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए आपको टफ लगेगा, लेकिन बार बार पढ़ेंगे। इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 मिला। जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए तो दोस्तों ये क्या होगा, यही क्या होगा, मर्ज होगा। यूक्लिड विभाजन का नियम ये है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। यूक्लिड विभाजन का भी आपको कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए अब देखिए यहाँ से इसको सवाल, इस तरह का सवाल भी पेपर उठा के देखेंगे। यहाँ से नंबर सिस्टम से हर एक शिफ्टों में 8 या 10 क्वेश्चन मिले थे, इसलिए हमने 5-6 क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शांत दशमलव संख्या व्यक्त करने की, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव कब मिलता है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब संख्याएं नीचे क्या 2 के पावर n हो, ठीक है, यहाँ पर 5 × 5 के पावर n में हो, यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, वह मिलेगा शांत दशमलव, ठीक है। अगर इसके अलावा n का मतलब क्या है, n बिलोंग टू क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, यहाँ पर n बिलोंग क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, पूर्णांक है, n क्या है,
यहाँ पर क्या एक पूर्णांक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर ये इस फॉर्म में हो तो हमेशा क्या मिलेगा, वो शांत दशमलव मिलेगा। अगर इसी के साथ कोई सी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया जाए या 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसके यहाँ पर तो हमेशा क्या मिलेगा, वो मिलेगा अशांत मिलेगा। ठीक है, अशांत मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा केवल मात्र जो इसके फॉर्म में हो। ठीक है, 2 के पावर n, 5 के पावर n हो, या दोस्तों यहाँ पर जैसे इस सवाल को देखिए, ऑप्शन नंबर इसको देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसको 200 क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 27, इसको क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं 5 के, यहाँ देखिए 625, इसका मतलब 25 का वर्ग है, या 5 के पावर खोल सकते हैं इंटू 2 के पावर 0 सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए इसके फॉर्म में नहीं, यहाँ पर हमने कहा इसके फॉर्म में, देखिए यहाँ पर इसके फॉर्म में ये क्या देगा, ये हमेशा क्या देगा, ये शांत देगा। ठीक है, वही पूछ रहा कि शांत कौन सा दशमलव देगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। या देखिए ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये क्यों नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं सही होगा, देखिए उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, किससे कटेगा, देखिए 4 से कटा दीजिए, 4 3 12, 4 1 का 4, 4 से ये घड़ी करेगा, 4 6 16, यहाँ पर 4 1 का। ठीक, देखिए हमने कहा किसके फॉर्म होना चाहिए, 2 के पावर n या 5 के पावर n, यहाँ नीचे दिखना है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कहा कि इसके अलावा किसी का मल्टीपल हो तो वह क्या होगा, वह क्या होगा, अशांत होगा। देखिए यहाँ पे 41 मिल रहा है, अगर 41 स्थान पे 2 होता या 5 होता या 10 होता तो दोस्तों हमेशा क्या देगा, शांत होगा, अदरवाइज क्या देगा, अशांत होगा। इसलिए दोस्तों ये क्या होगा, अशांत होगा। या ये परिमेय संख्या तो होगी, पी अपान क्यू के रूप में लिखा गया, लेकिन क्या होगा, अशांत होगा। इसी प्रकार देखिए ये भी देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 131 था। ठीक है, यहाँ पर 3 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 5, लेकिन दोस्तों हमने कहा केवल मात्र ये फ्री फ्रॉम होना चाहिए, किससे, किसी भी अदर नंबर से 2 और 5 को छोड़कर। देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी क्या देगा, अशांत होगा, अर्थात दशमलव के बाद वैल्यू इस तरह रिपीट होती रहेगी, अर्थात क्या कभी क्या होगा, ये शांत नहीं होगा। ठीक है, शांत क्या होगा, नहीं होगा, जिसे कहा गया अशांत। ठीक है, उसी प्रकार यह भी क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करके इसको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये देखिए पेपर में ऐसी, देखिए ये भी आया था, नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर अगर पूछता कि कितने अंकों के बाद क्या होगा, ये शांत होगा, अगर मैंने बता दिया कि यह शांत होगा तो कितने अंकों के बाद शांत होगा, या दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 227 था। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 के पावर 4 है, और दोस्तों मुझे दशमलव लगाने के लिए क्या चाहिए, अगर नीचे 10 बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 के पावर क्या 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर भी क्या है 2 के पावर 4, इसका पावर सेम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 2, इसका 2 के पावर 4 मतलब 16 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जानते हैं, देखिए 3, यहाँ पर 36 क्या होगा, 62 आएगा। ठीक है, नीचे कितना होगा, यहाँ पर देखिए अगर दोनों का 10 होगा, 10 के पावर क्या होगा 4, अर्थात 4 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसको लिखा दशमलव, यहाँ पर क्या होगा 66, यहाँ पर या इस तरह जो भी वैल्यू आई इस तरह, तो कितने अंक के बाद शांत होगा, पेपर में देखिए ये भी आया है, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अंक के बाद क्या होगा, ये शांत हो जाएगा दोस्तों। या यहीं से मैं देख के आपको बता सकता था, 5 के पावर 4 था, यहाँ पर 4 अंक के बाद वह शांत होगा। लेकिन अगर कोई संख्या अगर ऊपर 5 होती या यहाँ पर पहले कटाने के बाद देखते, ठीक है, अगर यही 5 होता तो वह कटाने के बाद 3 अंकों के बाद वह शांत होता, ये भी याद रखिएगा। ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सेम, देखिए वही उसी प्रकार सवाल है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखिए करा कि यह संख्या का अंत कितने स्थान के बाद होगा, सेम कंसेप्ट वही है। पहले देखिए 129 लिखिए, ठीक है, पहले 5 से जो कट रहा है कटा दीजिए, 55 25 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 50 मिलेगा। ठीक है, 50 क्या सकते हैं, 2 गुणे क्या है, यहाँ पर 25 ले सकते हैं। ठीक है, 2 गुणे ले सकते हैं 25, लेकिन दोस्तों हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पर जो कटा पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली मत करिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए 129 होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या सकते हैं 2 के पावर 1, यहाँ पर 5 का ले सकते हैं पावर क्या है, यहाँ पर
स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों अब देखिए पहले यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, मुझे जीरो बनाना है। जीरो कैसे आएगा, जब 5 और 2 का मल्टीपल होता है तभी जीरो मिलता है। देखिए अपने 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, देखिए 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया। अब इससे मिलके यहाँ पर इससे जो मैं सर्किल कर रहा हूँ इससे एक जीरो मिल जाएगा, 5 दूनी 10। और दोस्तों अगर यहाँ से क्या मिल जाए, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ पर 2 के पावर 2 कर दिया जाए, ऊपर भी क्या करेंगे 2 के पावर 2 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब देखिए 129 होगा, यहाँ पर गुणे क्या होगा 5 होगा, इनटू क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10 का पावर कितना हो जाएगा, देखिए 10 का पावर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इससे मिलने पर और इससे मिलने पर यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए 5 दूनी 10, 10 के पावर 2 मिलेगा, और एक यहाँ पर 10 के पावर 3। तो दोस्तों ये कह सकते हैं 3 अंक के बाद ये इसका अंत कितना होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। 3 अंक के बाद यह होगा, शांत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। यह पूछ सकता है शांत, या यह पूछ सकता है कि यह शांत होगा कि अशांत होगा, यह शांत होगा अशांत होगा। दोस्तों ये क्या होगा, अशांत होगा, तभी तो अंत की बात कर रहा है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, इसका भी आपको कंसेप्ट इसको समझना पड़ेगा। इस तरह के भी आपको सवाल दोस्तों देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर करा एक परिमेय संख्या का प्रसार सदैव कैसा होता है, अभी हमने आपको डिस्कस कराया। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P अपान Q के रूप में, जितने भी सवाल आपने लिए थे P अपान Q के रूप में लिखा गया था। परिमेय संख्या वे होती हैं जो P अपान Q के रूप में लिखी जाए, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, यह बिलोंग टू इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यह पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आप जानते हैं Q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों अगर हमने यही बताया आपको, अगर Q का मान क्या मिल जाए, Q का मान अगर मान लीजिए 10 के मल्टीपल में होगा, यहाँ पर 2 के पावर 5 या सॉरी, देखिए Q का मान अगर क्या है 2 के पावर 5 के मल्टीपल में हो, n के मल्टीपल में हो, n एक इंटीजर है, ये दोस्त क्या है 5 के पावर n के पावर के रूप में हो, ठीक है। यहाँ पर या दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर 10 के पावर 5 के क्या पावर n के, ये तीनों के फॉर्म में हो, तो हमेशा क्या देता है, हमेशा क्या देता है, अभी हमने डिस्कस कराया, ये शांत देता है, ठीक है। अगर इनके साथ, अगर Q के साथ किसी भी क्या है 2 5 के अलावा यहाँ पर से मल्टीपल आ जाए, इसी किसका 3 आए, या मान लीजिए 3 आ जाए, या यहाँ पे 5 तो नहीं सकते हैं, यहाँ पर क्या मिल जाए, यहाँ पर 1 3 5 7 आ जाए, इस तरह क्या है 11 आ जाए, तो हमेशा क्या देगा, अशांत देगा। क्या होगा, तो दोस्तों ये कंडीशन परिमेय संख्या के लिए, ये शांत भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है। शांत कब होगा, जब आपको 10 के पावर n का मल्टीपल हो तो शांत होगा, अदरवाइज क्या होगा, अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उपयुक्त दोनों हो सकते हैं, शांत भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर देने के लिए देखिए, करा एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। परिमेय संख्या, और आपको हमने देखिए क्या क्या नियम बताए थे, आपको याद होगा। हमने कहा कि एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, एक क्या हो, हमारे पास क्या हो, एक परिमेय संख्या हो, यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो, और यहाँ पर वह क्या शून्य के बराबर न हो, ठीक है। हमेशा उसका गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसको नोट डाउन करिए, सदैव अपरिमेय होगा, आप ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और ये भी हमने आपको डिस्कस कराया था दोस्तों, हमने डिस्कस कराया था दोस्तों, यहाँ पर एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह क्या हो, शून्येतर परिमेय संख्या, वह शून्य के बराबर न हो। और यहाँ पर हमने कहा था कि अगर प्लस माइनस हो, यहाँ पर एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, हमेशा क्या मिलेगी संख्या, वो अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसको भी हमने आपको डिस्कस कराया था, इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरह के भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, या लगातार भी अब इस तरह के सवाल देखेंगे तब भी आपको 3-4 सवाल मिले, ठीक है। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, अगर शायद हो सकता है ये पिछले साल का सवाल भी है, शायद ये था ये। देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए करा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा, ठीक है। प्रत्येक क्या है, यहाँ पर आपको करना है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का मान क्या होगा,
तो दोस्तों अगर यहाँ पर आकर रखेंगे क्या होगा, Q इक्वल टू यहाँ पर रख दिया जाए, क्या रख दिया 0, ठीक है। यहाँ पर अगर Q का मान, लेकिन धनात्मक की बात कर रहा है, ठीक है, तो 0 नहीं सकते हैं, 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, Q का मान 1 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 मिलेगी, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। वह कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा। अगर हमने यहाँ पर धनात्मक वैल्यू रख रहे हैं तो मुझे धनात्मक पूर्णांक मिलना चाहिए, लेकिन ये 0 न तो क्या है धनात्मक है, न तो ऋणात्मक है, इसलिए दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे से धनात्मक पूर्णांक इसे 1 रखते हैं, देखिए यहाँ पर मिलेगा 2। यहाँ पर अगर मानते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखेंगे, ये वैल्यू क्या देगी, ये धनात्मक पूर्णांक देगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर इसकी बात करते हैं, ये क्यों नहीं देगा, ठीक है। ये भी आपने कहा कि सर ये 2 क्यों नहीं होगा, दोस्तों ये इसलिए नहीं होगा, अगर Q का मान अगर आपने क्या रखा 1 रखा, ठीक है। यहाँ पर Q का मान 1 रखा तो दोस्तों यहाँ पर 2Q की वैल्यू क्या मिलेगी, आप जानते हैं 2 मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर Q का मान आपने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो 2Q की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 4 मिलेगी, ठीक। लेकिन कहा प्रत्येक आपको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, प्रत्येक मतलब क्या है, Q का मान आपको जो संख्या क्या चाहिए, आपको चाहिए 1, 2, यहाँ पर 3, ये 4, 5, इस तरह सारी संख्याएं चाहिए, सारी संख्याओं को आपको प्राप्त करना है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, केवल इवन नंबर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इवन नंबर मुझे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ आपको इवन 8 दोनों की मिलेगा, आपको इवन नंबर मिलेगा, 8 भी मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये क्यों नहीं सही होगा, ये क्यों नहीं सही होगा, इसमें भी देखिए रखेंगे क्या रखेंगे, अगर मानते हैं और यहाँ पर अगर मानते हैं अपने यहाँ पर क्या रखा, ये रख रहे हैं, मान लीजिए 1 रखा, 3 मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 1 रख रहे हैं 2 मिल रहा है, तो दोस्तों ये कुछ संख्याएं छोड़ दे रहा है, कुछ संख्याएं आपको निगेट कर रहा है, मुझे प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी अगर देखेंगे ये भी आसान क्वेश्चन है। दी संख्याओं का अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वी होती है जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, जिसके 2 गुणनखंड हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन करिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, जो कि एक सम संख्या भी है। ये क्या है, एक सम संख्या, एक इवन नंबर भी है। या क्या पूछा जाए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जो एक सम संख्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये बड़ी भी है और क्या है, छोटी भी है। कौन सी, एक सम संख्या ये है, 2 क्या है, ये बड़ी से बड़ी क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है, और दोस्त क्या है, ये क्या या कह सकते हैं यहाँ पर ये एक सम संख्या भी है, और बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या, ये भी सम, छोटी बड़ी दोनों है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। देखिए यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल देखिए, लगातार आपको पेपर में देखेंगे, यहाँ से भी आपको कितने सवाल मिले थे, यहाँ से भी देखेंगे आपको कम से कम 10 सवाल मिले थे, ठीक है। आपको यह बताना है कि यहाँ पर एक समीकरण युग्म क्या निरूपित करेगा, ठीक है। निरूपित करने का कंडीशन आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, देखिए इसका 3 बटे कितना करेंगे, 3 बटे क्या करेंगे 7 करेंगे। हमने गुणांक को केवल तुलना कर रहे हैं, देखिए इक्वल टू लगाएंगे। फिर यहाँ पर y का गुणांक कितना है, यहाँ पर y कोफिशिएंट कितना है, देखिए -5 होगा, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर, और इसका गुणांक कितना है, यहाँ पर 6 है। केवल आप गुणांक एक बार लिख दीजिए, ठीक है, सबका गुणांक लीजिए। कांस्टेंट टर्म का गुणांक लीजिए, देखिए 8 लिख दिया, यहाँ पर अचर पद के लिख दिया, तो माइनस क्या। अब देखिए आप ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहां से देख रहे हैं, देखिए क्या क्या 3/7 और दोस्तों ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, देखिए नहीं है। अगर दोस्तों कंडीशन आपको याद होगा, हमने लिखा था अगर a1 a2 यहाँ पर डज नॉट क्या हो, यहाँ पर b1 क्या हो b2 हो, तो दोस्त कंडीशन क्या होती है, वो दोस्तों क्या होती है, वह कंडीशन क्या होती है, वह क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों अगर यही 3/7 आता, ये भी 3/7 आता, तो दोस्त कंडीशन क्या होती, तो a1/a2 क्या होती, यहाँ पर क्या b1/b2 होता, और यहाँ पर ये बराबर न होता, जैसे यहाँ पर 8/9 ही होता, तो दोस्तों वो कंडीशन क्या होती, इसको भी नोट डाउन करिए। तो आपका आंसर क्या आता, a1 a2, यहाँ पर b1 b2, यहाँ पर c1 c2, ये डज नॉट, ये बराबर न होता, तो रेखाएं क्या होती है,
ये पैरेलल होती है अर्थात समांतर होती है। तो सवाल का उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर क्या, ये फर्स्ट याद रखिए। यहाँ पर इसको के लिए, इसके लिए किया, किसके लिए, ये इंटरसेक्टिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग के लिए, ये दोस्तों क्या है, ये पैरेलल के लिए। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं, ठीक है, अगर कंडीशन A1 A2 यहाँ पर क्या B1 B2 और क्या C1 C2 आता है, तो रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे क्या होती है, यहाँ पर समपाती होती है। तो दोस्तों समपाती ऑप्शन नंबर सी रहता है। समपाती का मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर एक लाइन हमने यहाँ पर लिया, एक सपोज कर लेते हैं एक लाइन हमने यहाँ पर क्या, एक लाइन हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक लाइन हमने मान लेते, एक लाइन यहाँ पर लिया, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके मैंने मान लेते हैं, इसका कलर को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर चलिए इसको मैं रेड कर लेता हूँ। देखिए एक लाइन उसके ऊपर हो, देखिए तो वह रेखाएं क्या होती है, ये रेखाएं क्या होती है, ये समपाती होती है, ठीक है। और पैरेलल मतलब क्या होता है, इसका देखिए एक रेखा इधर है, तो ये रेखाएं ये इसके पैरेलल की रखी, पैरेलल की। और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग मतलब क्या, एक लाइन दूसरे लाइन को इस तरह काट रही है, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए काट रही है। तो ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया था। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर अब देखिए आपको भी हमने बताया जब रेखाएं क्या हो, यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर A1 अपान A2 यहाँ पर क्या B1 अपान क्या B2 हो और यहाँ पर C डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर C1 C2, तो रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाएं वास्तव में क्या होती हैं, अभी आपको हमने डिस्कस कराया है, वह रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो दोस्त क्या होता है, कोई हल नहीं होता, क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। इसको नोट डाउन करिए, जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता। ये कंडीशन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे क्या होगी, देखिए यहाँ पर करा कोई हल नहीं है, इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर है। तो दोस्तों मैं इसको कलर को चेंज करता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अब कोफिशिएंट कम, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 3 है, इक्वल टू करेंगे। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्या माइनस क्या है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, अब निकालना क्या था, यहाँ पर ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर क्या होगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा, यहाँ पर 10/, आपको 3 मिल जाएगा। कौन सा आंसर मिला, यहाँ पर 10/3 ऑप्शन नंबर डी। या इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर जानते इसका मतलब क्या है, आप जानते इसको यही से ऐसे भी ला सकते। देखिए यहाँ पर जानते हैं इसका मतलब क्या है, जब भी रेखाएं समांतर हो जो x का गुणांक होगा वो y के गुणांक के बराबर होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जानते देखिए x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 है, इसको इसका मतलब इसमें 2, इसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जब भी रेखाएं पैरेलल हो तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा y कोफिशिएंट के बराबर होगा। देखिए हमने आपको बराबर कर दिया, कितने कर दिया, देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 3 दूनी 6 होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये भी 3 दूनी, देखिए बराबर हो गया। लेकिन वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको 3a y का कोफिशिएंट बराबर बराबर करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 मिल जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, ये y कोफिशिएंट है और फिर y कोफिशिएंट यहाँ क्या होगा, देखिए इक्वल टू बराबर होना चाहिए, देखिए बराबर करेंगे 5 दूनी 10, तो ये बराबर क्या होगा, यहाँ पर 10/, आपको 3 मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट आपको समझना चाहिए कंडीशन में सवाल में क्या कह रहा है। हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया, बिल्कुल डायरेक्टली हमने देखा कि हम जानते हैं कि रेखाएं पैरेलल हैं तो x और क्या कोफिशिएंट y कोफिशिएंट आपस में बराबर होना चाहिए। इसलिए देखिए हमने x का गुणांक देखा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। पहले वाले क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले क्या है इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा कि x के कोफिशिएंट बराबर हो गए, लेकिन y का बराबर हमने करना था, तभी एक का मान निकल गया, देखिए हमने बराबर कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। आइए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए आप देखिए एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर आपको देना है, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। तो लगातार इस तरह का सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कहा कि यहाँ पर क्या करा, ये रेखाएं क्या निरूपित करती हैं, सेम कंसेप्ट वही है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या 7 है, तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 5 बट्टे क्या लिखेंगे 7 और इक्वल टू यहाँ पर -4/, क्या यहाँ पर 6 है, यही बराबर नहीं हुआ तो रेखाएं क्या होगी, प्रच्छेदी होगी। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पर ये देखिए अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर ये अच्छा सवाल, खूबसूरत सवाल भी है। यहाँ पर आपको k का मान निकालना है, अद्वितीय हल है। देखिए नोट डाउन करिए, देखिए यहाँ पर a1 अपान क्या हुआ a2, यहाँ पर डज नॉट यहाँ पर b1 b2 हो। दोस्त इक्वेशन क्या होता है, हम अभी डिस्कस कराए हैं
ये रेखाएं क्या होती हैं, ये क्या होती है, एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये एक दूसरे क्या करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए क्या अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। अगर दोस्तों अभी हमने डिस्कस कराया, हमने अगर क्या कंडीशन a1 अपान a2 आ जाए, यहाँ पर b1 अपान b2 आ जाए, तो कंडीशन क्या होती है, जब ये कंडीशन होती है और यहाँ पर c1 c2 हो, तो क्या रेखाएं क्या होती है, इसके लिए क्या होता है, नोट डाउन कीजिए, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, अगर दोस्तों ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। चलिए हम सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल देखिए, a1 a2 ये इसका मतलब अद्वितीय हल है, इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, a1 क्या है, यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, x का कोएफिशिएंट है तो 2 है, यहाँ पर क्या है, a2 क्या है, a2 क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके दूसरे वाले क्वेश्चन का x कोएफिशिएंट यहाँ पर डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस क्या होगा 5 होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, k डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, -10 अपान क्या होगा 3। ये सवाल का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये ऑप्शन में दिया होता, अगर ये ऑप्शन में दिया होता, ये क्या है, ये राइट आंसर है। ठीक है, RIGHT राइट क्या है, ये आंसर है। ठीक, ये सही आंसर है, लेकिन आंसर नहीं दिया, आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब, अगर नहीं दिया तो जानते हैं हम अंडरलाइन पे ड्रा करना, तो दोस्तों ये नहीं है तो इसका मतलब इस पे आर की जो क्या इसका जो नंबर कौन से होंगे, एक्स वाई का मान क्या क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या, -10/3 छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम रियल नंबर में से अगर क्या कर दीजिए -10/3 घटा दिया जाए तो इसके सारे क्या होंगे, एक्स वाई की वैल्यू होगी। तो दोस्तों सवाल का उत्तर ये भी सही है। यहाँ पर हमने सेट ऑफ ऑल रियल में से -10/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया, तो दोस्तों उस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। लेकिन याद रखिएगा ये आंसर कभी भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर k डज नॉट इक्वल टू -10/3 होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूज पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए यहाँ पर देखिए, इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए बेहतरीन सवाल है, ये भी लगातार सवाल अब इस तरह का सवाल आए हैं। देखिए यहाँ पर कहा द्विघात समीकरण के निम्न के बारे में आप विचार करिए, दिए गए का विविक्तर शून्य है। आप जानते हैं विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है d इक्वल टू होता है b² - 4ac। ठीक, ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेंट। और दोस्तों d, अभी d इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है। ठीक, x का गुणांक कितना है, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, -4। और दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर ये x² का गुणांक यहाँ पर 2 रख दीजिए, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 3 दीजिए। अब देखिए d की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, डी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 × 16 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 = 12 × 24। तो दोस्तों यहाँ पर डी की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव साइन मिल रहा है, ऋण मिल रहा है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर आप जानते क्या जानते हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम, ये सही कह रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, पहला सही है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा समीकरण का कोई हल वास्तविक नहीं है। दोस्तों नोट डाउन करिए, अगर d की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जब >0 हो, अगर d की वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पर छोटी आ गई, यहाँ पर क्या होगा, इसके क्या होंगे रूट्स, क्या होते हैं इसके मूल, क्या होंगे इसके रूट्स, या शून्य क्या होंगे असमान लिखेंगे, असमान क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे। नोट डाउन करिए, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, अगर लेस देन 0 हो जाए, अगर d की वैल्यू अगर इसे यहाँ देखिए लेस देन 0, नेगेटिव 0, छोटे से 0 आई, दोस्तों क्या होंगे इसके मूल, क्या होंगे अवास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, इसके मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं है, इसका मतलब अवास्तविक होंगे, या वास्तविक नहीं है, या लिख सकते हैं असमान क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर आप लोग यहाँ पर मैथ में पढ़े होंगे, यहाँ पर ये क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको नोट डाउन करिए, अगर d की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 आ जाए तो इसके रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड क्या होंगे, यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड क्या होंगे, यहाँ पर रियल एंड क्या इक्वल होंगे, समान होंगे, इसको भी नोट डाउन करिए। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक दोस्त क्या होंगे, और क्या होंगे समान होंगे। ये तीनों कंडीशन को याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल ये क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये समीकरण का विविक्तर क्या 88 हो। ठीक है, यहाँ पर
तो ए का मान देखिए विभक्तर जानते हैं डी, डी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू दी गई है 88 है, ठीक है 88 है। तो बी क्या है अभी हमने अब डिस्कस किया, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 ए का मान क्या है यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर ए का मान क्या होगा 3, और यहाँ पर सी का मान क्या होगा ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 80 क्या हो जाएगा 8 होगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए किससे कटेगा, यहाँ पर इधर लाइए तो यहाँ पर ए का मान आपको कटा दीजिए, यहाँ पर 4 से कटा दीजिए, 4 1 का 4, 4 चौक 16, यहाँ पर क्या है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको उस साइड ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3a इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 22 में से कितना घटाना है 22 में से आप यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर 4 घटाइए, ठीक है। यहाँ पर -3 है तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 22 में से अगर घटाएंगे क्या आएगा यहाँ पर कितना 8 आएगा, 18 आ जाएगा दोस्तों। ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा इसका डी मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा आपको समझा क्या, फार्मूला आपको याद है डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है तो आसानी से कर लेंगे। आपको कुछ सवाल टफ भी मिलेंगे, कुछ सवाल क्या होगा इजी भी मिलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करार समीकरण के मूल क्या है, यहाँ पर जो मूल क्या है परिणाम क्या है, इसके जो कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है समान है और परंतु क्या है विपरीत चिन्ह है, ठीक है। अगर जानते हैं या पहले आपको बात करेंगे यहाँ घात कितना है पावर कितना है, ये द्विघात समीकरण जो कि हमने पावर देखा यहाँ पर इसका 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। इसके मूल क्या होते हैं, एक मानते हैं अल्फा है, दूसरा क्या है यहाँ पर बीटा है, ठीक है। यहाँ पर ये बीटा है, लेकिन दोस्तों ये कह रहा है कि इसके जो दोनों मूल है क्या है यहाँ पर समान है। अगर ये p होगा लेकिन दूसरा क्या होगा समान तो होगा लेकिन क्या इसका परंतु चिन्ह नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा -p होगा, ठीक है। तो माइनस क्या होगा p होगा, और क्या निकालना है हम जानते हैं कि यहाँ पर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं -b/, ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। मूलों का गुणनफल c/e होता है ये b, और b क्या है b दोस्तों क्या है यहाँ पर x का गुणांक है, यह गुणांक क्या है -k/, क्या a क्या है दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक 2 है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है यहाँ अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा p माइनस p, अगर हम यहाँ जानते हैं 0 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का मान मिल जाएगा 0। इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ये आपके लिए काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर ये समांतर श्रेणी से भी 3-4 सवाल मिलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट रखिए, देखिए यहाँ जब भी इसका सर्वांतर इसके फॉर्म पूछे तो मानते क्या दिया ये समांतर श्रेणी दिया है tn दिया है, ठीक है। यहाँ पर tn बराबर क्या है यहाँ पर 3n प्लस क्या है यहाँ 5 कर दिए। अब दोस्तों जब यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर यहाँ कोई नंबर रख सकते हैं, देखिए n के स्थान पर क्या है कोई भी नंबर क्या है 1 2 3 इस तरह रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे क्या आएगा t1 मिलेगा, ठीक है। 1 रखें क्या आएगा देखिए 8 मिल जाएगा, 1 रखा तो 5 3 8 होगा, और इस पर 2 रखेंगे क्या आएगा 2 रखेंगे 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमने दोस्त क्या 8 रखा, फिर क्या रखेंगे आपने यहाँ पर 2 रखा, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 6 5 क्या होगा 11 मिल जाएगा। और दोस्तों अंतर पूछ रहा है, अंतर निकाल सकते हैं। देखिए अंतर कितने का है यहाँ पर, अंतर कितने का है यहाँ पर अंतर दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर 11 था, यहाँ पर 6 5 11 होगा, तो अंतर कितने का है तो अंतर आपको डी पूछ रहा है, डी कितने का है दोस्त यहाँ पर क्या होगा 3 आएगा। सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा यहाँ पर 3 मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा डी। तो दोस्तों यहाँ इस तरह के सवालों में 1 2 3 जब भी आपको tn दिया रहे, यहाँ tn दिया है, लेकिन दोस्तों अगर SN दिया रहे, tn तो डायरेक्टली 1 2 3 रखते हैं, लेकिन SN दिया रहेगा तो आपके लिए समय लगाना पड़ेगा, तो आपको पहले क्या चाहिए tn निकालना चाहिए, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए यह काफी अच्छा सवाल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके यह बीपीएससी में तो नहीं पूछा गया इस तरह का सवाल, लेकिन दोस्तों हो सकता आ भी जाए, लेकिन और टीजीटी पीजीटी में देखेंगे इस तरह का सवाल काफी आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या योगफल की बात कर रहा है, tn दिया तो डायरेक्टली मान रख सकते थे, ठीक है, tn बराबर तो डायरेक्टली मान रख सकते, लेकिन यहाँ पे SN दिया है,
एस एन बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इस सवाल का उत्तर एक लाइन में देना चाहता हूँ। यहाँ पर जब आपको एस एन दिया है, ठीक है, एस एन दिया है, जब इसका पूछे डिफरेंस, तो डी मतलब क्या, डी कॉमन डिफरेंस, क्या करिएगा, जो आपको दिखे यहाँ पर हाईएस्ट कोफिशिएंट का गुणांक, हाईएस्ट कोफिशिएंट का गुणांक मतलब क्या है, ये क्या है, एम स्क्वायर का गुणांक कितना है, हाईएस्ट गुणांक क्या ए है, इसका जस्ट दुगुना कर दीजिएगा, ठीक है, इसका जस्ट दुगुना कर दीजिएगा, वह क्या होगा, ये क्या होगा, आपको ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, यही कॉमन डिफरेंस होगा। और नहीं तो आप जानते क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर टी एन निकालेंगे, टी एन बराबर कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि एस एन क्या करते थे, एस एन माइनस वन माइनस एस एन करते थे, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर एस एन दिया है, एन के यहाँ पर क्या एन है या एम, चलिए एम लिखते हैं क्योंकि एम दिया है, ठीक है, यहाँ पर एन एम के फॉर्म में यहाँ एस एम कर सकते हैं, ठीक है, एस एम, तो एस एम आपको अगर टी एम निकालना है क्या करना पड़ेगा, एस एम माइनस वन एम करना पड़ेगा, तो ये तो रख देंगे डायरेक्टली, और यहाँ एम के स्थान पे ये माइनस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मुझे एक जब टीएन के फॉर्म में जो पिछला सवाल लिया था एक सीरीज मिलेगी, उसमें एम बराबर 1 2 3 रखिएगा, अब घटाएंगे आंसर आएगा, लेकिन समय लॉस होगा। तो दोस्तों जब भी इसका पूछे यहाँ पर ये, जब भी आपको कॉमन डिफरेंस पूछे तो हाईएस्ट टर्म का यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, तो इसके जो हाईएस्ट कोफिशिएंट का गुणांक का जस्ट दुगुना करिएगा। अगर इसे आपसे पूछ लिया जाए, बताइए यहाँ पर 2, यहाँ ये मान लीजिए एस एन दिया है, ठीक है, यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस क्या, यहाँ पर मान लीजिए 2n प्लस 1 दिया गया, कहेगा इसका बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो d कितना हो जाएगा, हम जानते हैं x स्क्वायर का गुणांक, n स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर 2 है, उसका करिए दुगुना, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 3 होता तो क्या हुआ 6 आता, तो इस सवाल का उत्तर क्या हुआ 4 आता, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा E। आइए बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर, देखिए करा एक मशीन 12,000 रुपए में खरीदी गई, इसका 10% क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है, जब अवमूल्यन मतलब क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला रखेंगे, ये बराबर क्या होता है, यहाँ पर P, यहाँ पर 1 माइनस, माइनस क्या होगा, R बाई क्या लगाएंगे, R बाई 100 का होल पावर क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या दी गई है, सॉरी पी की वैल्यू, पी मूलधन आपको यहाँ पर कितने में खरीदी गई, वो इसका मूलधन है 12,000, 12,000 है कि 1,20,000 है, 1 लाख क्या है, यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पर आप रखिए 1 माइनस, यहाँ पर क्या R बाई 100 को पहले सॉल्व कर लीजिए, R की वैल्यू कितनी है, R 10 है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, तो 9 आ जाएगा, 9 बाई आपको 10 होगा, इसका करना है कितना, इसका करना है कितनी बार 2 वर्ष, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 9 9 81 होगा ये, और कितने जीरो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने 4 जीरो थे, 2 जीरो तो यहाँ पर कट जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, आपके पास 2 जीरो और बचेंगे, ठीक है, यहाँ पर अब जानते हैं, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12 1 का 12, यहाँ पर क्या देखिए डबल जीरो चिपका दिया, 12 1 का 12 हो गया, हासिल लगा 1, 12 अट्ठे क्या होगा 96, दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यह डिस्काउंट वाले भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, देखिए यहाँ पर एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है, ठीक है, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना 800 है, एक दुकानदार 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद क्या है 612 में क्या करता है, खरीदता है, यदि कह रहा पहला डिस्काउंट, यहाँ पर देखिए मूल्य कितना है 800 रुपए है, कितना डिस्काउंट दिया पहले पर, एक डिस्काउंट दिया कितने पर 10%, क्या हो जाएगा 90 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा। अब कह रहा कि अगला डिस्काउंट कितना दिया जाए, यहाँ पर कितना दिया जाए कि वो वैल्यू 612 के बराबर आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 612 देखिए, पहले यहाँ पर इसे कटा लीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर छोड़िए, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 9 72 आएगा, 72। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम मानते कि ये सही होगा, ठीक है, 12% का डिस्काउंट दिया तो क्या करेंगे, 12 में से क्या 100 में से 12 घटाएंगे, क्या आएगा आप जानते हैं कितना आएगा,
ये आपको मिल जाएगा कितना कितना आ जाएगा, ये 82 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इकाई अंक, देखिए 8 दूनी 16, इकाई अंक आना चाहिए 6, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये दिया 20% डिस्काउंट, तो क्या नाम है 80 हो जाएगा। 80 में इकाई अंक 80 मतलब जीरो छोड़ देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, तो इकाई अंक की बात करेंगे क्या होगा, देखिए 8 दूनी 16, यह आप क्या इकाई अंक 86, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 75 लिया जाए, यहाँ 75, देखिए यहाँ पर 75 क्या जाए, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, अगर यहाँ पर 90 लिया जाए, देखिए 72 में क्या होगा 90, तो क्या होगा 9 दूनी 18, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, न समझ में आए तो डायरेक्टली जान लीजिए, ऐसे कर लीजिए। देखिए 800 इंटू क्या होगा 10% का डिस्काउंट दिया, तो अगला डिस्काउंट ऐसे कर लीजिए, एक्स क्या करेंगे 100 माइनस एक्स कर दीजिएगा, 100 माइनस एक्स, और बाई क्या कर दीजिएगा 100, और यही इक्वल टू क्या होगा 612। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। देखिए आप देखिए कुछ सवाल आपको बहुत टफ मिलेंगे, कुछ बहुत इजी मिलेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल का उत्तर देखिए 100 लिखेंगे, 100 रुपए का यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई का 5%, 5% मतलब परसेंटेज को हटाना है, 2 जीरो क्या है नीचे चिपकाना है, देखिए परसेंटेज हटा दिया। फिर का मतलब जितना भी का रहेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 है, परसेंटेज को हटाना है, 2 जीरो इसको क्या करना है चिपकाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 100 इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 55 25 आएगा, कितने अंक पर लगाएंगे दशमलव 2 अंक पर लगा दीजिए, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इस तरह परसेंटेज के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। कह रहा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हान, हान कैसे होगी, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 40 और 36 है, तो हान डायरेक्टली 40 और 36 में डिफरेंस कितने का है 4 है, 4 की क्या होगी हान। ठीक है, और हान लेकिन आपको निकालना हान परसेंटेज, हान परसेंटेज, तो हान लिखेंगे जितना हान यहाँ 40 में 36 4 का डिफरेंस है, इनटू हान परसेंटेज की बात करेगा तो 100 का मल्टीप्लाई करके क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे। क्रय मूल्य मतलब क्या होता, जितने में खरीदा गया, हानि कम आई 40 में खरीदा 36 में बेचा, 40 में खरीदा 36 में बेचा, तभी तो हानि हुई, तो दोस्तों उसका क्रय मूल्य क्या होगा यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, कोई सामान उसको 40 में खरीदा 36 में बेचा, तभी तो 4 रुपए की हानि हुई, तो यहाँ पर कटा दीजिए, देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो से कट जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, उसको 10% की क्या होगी, 10% की क्या होगी हानि होगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम क्या करना है वही कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लाभ, लाभ पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है लाभ, इसका मतलब क्या वो 58, इसका मतलब क्या वो कह बराबर है, ठीक बराबर है, इसका मतलब क्या है वो 50 में खरीदा होगा 58 में बेचा होगा, तभी तो उसको लाभ की बात कर रहा है, उल्टा लाभ की बात कर रहा है। यहाँ लिखेंगे लाभ, लाभ कितने का है, अंतर कितने का है 58 और 50 में, अब जानते हैं 8 है, लेकिन लाभ परसेंटेज की बात करेगा तो परसेंटेज लगाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100, हमेशा उसके क्रय मूल्य से, कम में खरीदा, क्रय मतलब जो कम में खरीदा तभी 58 बेचा होगा, तो दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 50 है, 50 में खरीदा 58 बेचा, तभी उसको लाभ की बात कर रहा है, इसे करा दिए। देखिए 50 दूना 100 होगा, तो क्या होगा 16% का क्या होगा दोस्तों, उसको क्या होगा ये लाभ होगा। ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा। आइए दोस्तों इस बेहतरीन सवाल पे मैं डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर एक आदमी 100 रुपए के अंकित मूल्य वाली कंपनी के शेयर 10% प्रीमियम पर खरीदने पर 8,800 रुपए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश के रूप में 1200 रुपए मिलते हैं तो आपको बताना क्या है उसके कितने शेयर हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है प्रति क्या है, यहाँ पर आपको बताना है प्रति शेयर का लाभांश परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों, इसको देखिए मैं एक कलर इसको चेंज करता हूं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहले हम मानते हैं यहाँ पर एक वास्तविक मूल्य, एक शेयर का वास्तविक मूल्य मान लेते हैं, एक यहाँ पर शेयर का हम सपोज कर लेते हैं उसका वास्तविक मूल्य कितना है, वास्तविक मूल्य कितना है दोस्तों, क्या यहाँ पर 100 रुपए है, इसका वास्तविक मूल्य क्या है यहाँ पर 100 रुपए है, लेकिन वहां पर 10 क्या है परसेंट क्या है प्रीमियम पर खरीदता है। जब भी दोस्त खरीदने की बात होती है तो दोस्तों क्या होगा उसका, उससे कहेंगे मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक शेयर की ये कह सकते हैं मार्केट वैल्यू कितनी है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मार्केट वैल्यू,
मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट मूल्य कितना है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रीमियम है उसको जोड़ दीजिए 100 प्लस क्या होगा 10, अर्थात क्या हो सकता है यहाँ पर 100 क्या 10, ठीक है। ये क्या है, शेयर का मार्केट मूल्य कितना हो गया, इतना रुपया है, ठीक है। यहाँ पर वो कितना निवेश करता है, वो टोटल दोस्तों क्या है 8,800 रुपए, या ऐसा कह सकते हैं एक शेयर, या ऐसे कह सकते हैं 1110 रुपए में, सॉरी 110 रुपए में दोस्तों क्या है, वह एक शेयर खरीदता है, एक शेयर खरीदता है, यही बात हुई, एक शेयर खरीदता है, उल्टा 110 रुपए में वह एक शेयर, या ऐसा कह सकते हैं 1 रुपए में वह कितना शेयर खरीदेगा। तो दोस्तों 1 बाई क्या हो जाएगा 100 क्या होगा 10 शेयर खरीदेगा, ठीक है। लेकिन आपको कितना खरीदता है, वह टोटल निवेश कितना करता है 8,800, 8,000 दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी 8,000, क्या लिखेंगे 800 करेंगे। दोस्तों यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 8,000 क्या होगा 800 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक जीरो इससे कट जाएगा और 11 8 88 आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं वो क्या गए 80 शेयर क्या करेगा, वो खरीदेगा। इस सवाल का वो पूछता है उसके पास कितने वास्तव में शेयर थे, उसके पास 80 शेयर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए तो ऑप्शन करते, ऑप्शन इसमें दिया नहीं है दोस्तों, क्या वहां पता बताइए वो कितने शेयर खरीदते हैं, तो दोस्तों इसका 80 है, ठीक है। उसका क्या लाभांश परसेंटेज क्या है, ये हमने फर्स्ट सवाल पर डिस्कस कर लिया। हम सेकंड सवाल पे इसमें क्या पूछ रहा है, लाभांश परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर अर्थात तो इसको लाभांश क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज की बात करेगा तो दोस्तों टोटल लाभांश कितना है, देखिए यहाँ पर 1200 है, तो 1200 में क्या यहाँ पर जो 1200 टोटल शेयर कितने का है 80 है। और दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर तो कितने मिल जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आई यहाँ पर देखिए कितना होगा, इसे कटा दिए, यहाँ पर 4 कटे 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर 4 तिहाई 12 होगा, यहाँ पर क्या 2 25 10 होगा, अर्थात कह सकते हैं उसको 15% का दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ प्रति शेयर का उसका लाभांश है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया होता है, हो सकता है उसके शेयर पूछ सकते हैं पेपर में, हो सकता है उसके लाभांश पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने क्वेश्चन 25 तक ही डिस्कस कर पाया। दोस्त इसके जो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।